वेलकम डियर स्टूडेंट, माय फ्रेंड्स और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडेमिया पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एसएफडी बीएमडी के उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं जो कि एसएससी जेई मेंस में जो आपका कन्वेंशनल पेपर होता है उसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया है। तो मतलब मैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा जो एसएससी जेई मेंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि एबीएस एकेडेमिया के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो शेयर तभी करना है जब आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे, अगर अच्छे नहीं लगे तो अपने फ्रेंड के साथ कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपके मेरे लेक्चर्स अच्छे लगेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एबीएस एकेडेमिया को, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मेरा ये एबीएस एकेडेमिया आपके फेसबुक पेज पे है, तो उसको फेसबुक पेज को भी लाइक करोगे। और टेलीग्राम ग्रुप है एबीएस एकेडेमिया टेलीग्राम, अगर आपके पास ऐप है तो उसमें एबीएस एकेडेमिया सर्च करना और उस ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाना, ताकि मेरे कोई भी वीडियोस हो या आपके साथ कोई भी मुझे नोट शेयर करना हो या आपका कोई भी डाउट्स हो जो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं वहां पे आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज का हमारा लेक्चर पे। तो उसके पहले जो भी मैंने बोला हूं इस बात को ध्यान रखो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। देखो, आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जितना ज्यादा मेरे वीडियोस को देखोगे, कमेंट करोगे, तो मोटिवेशन मिलेगा हमें, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा लेक्चर लेके आपके लिए लेके आऊंगा। जो भी डिस्कशन करना होगा मैं इसी चैनल के द्वारा आपसे करूंगा। चलिए चलते हैं, हम लोग का आज का टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये एसएससी जेई मेंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर का 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर के लिए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लो कि ये जो क्वेश्चन है ये वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम का प्रॉब्लम है, और बीम पे कुछ यूडीएल और पॉइंट लोड का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और बोला है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। तो मैकेनिकल पेपर एसएससी जेई मेंस 2007 10 नंबर का प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हो, और जब मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा तो आप उससे मैच करा सकते हो कि आपने जो करा है और हमने जो करा है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं है तो वेरी गुड, आप 10 नंबर जो भी क्वेश्चन आप पूरा मार्क्स गेन कर सकते थे। अगर जो भी डिफरेंस है तो अपने हिसाब से चेक करो कि कहाँ गलती की है, और जो नहीं जानते हैं, जिनसे ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, वो ध्यान से एक एक स्टेप को समझेंगे। देखो, बीम पे कुछ लोड दिया हुआ है, एक यूडीएल दिया है। कितने का यूडीएल दिया है? तो 20 किलोन्यूटन पर मीटर का। कितने लेंथ पे? तो पूरे बीम के टोटल लेंथ पे, जो कि है 7 मीटर। मतलब मैं बोल सकता हूं इस बीम पे टोटल यूडीएल कितना है, तो टोटल लेंथ इंटू यूडीएल को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 + 2 7 मीटर इंटू 20 किलोन्यूटन पर मीटर, तो यू विल गेट 7 × 20 दैट इज 140 किलोन्यूटन। मतलब टोटल यूडीएल हो गया 140 किलोन्यूटन का, और एक पॉइंट लोड है 10 किलोन्यूटन, मतलब टोटल यूडीएल टोटल लोड हो गया 150 किलोन्यूटन का। मतलब यहाँ पे जो एक रिएक्शन आर ए होगा और यहाँ पे जो रिएक्शन आर बी होगा, और ये आर ए प्लस आर बी दोनों मिलके कितना बनाएगा, तो 150 किलोन्यूटन बनाएगा। ये आर ए और आर बी उतना ही होगा जितने बीम पे लोड होगा, क्योंकि बीम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना जरूरी है। ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी 0, मतलब जितना फोर्स ऊपर गया उतना ही फोर्स नीचे आएगा, तो सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी 0 ऑन द बीम। तो एक बात देखो, इक्वेशन हमारे पास एक बना, इक्वेशन बन रहा है एक, और अननोन्स कितने हैं? 2 हैं, आर ए आर बी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए, और जो दूसरा इक्वेशन हम लेके आते हैं वो हम बेंडिंग मोमेंट का लेके आते हैं, और सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 0। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। मैं पूछूंगा कि मोमेंट कहाँ पे लिखते हो, ए पे, बी पे, या सी पे, या बीम के किसी भी पॉइंट पे?
तो मोमेंट कहाँ पे लिखते हैं, ए पे, बी पे, सी पे, या बीम के किसी भी पॉइंट पे हम लिख के जीरो से इक्वेट कर सकते हैं क्या? तो यस, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर हम ए पे और बी पे ही लिखते हैं। गलत बात है। मैं मोमेंट का इक्वेशन जब लिख रहा हूं तो सम ऑफ ऑल दी मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो बोलने का मतलब है मैं बीम के किसी भी पॉइंट को पकड़ लूंगा और उस पॉइंट के अबाउट अगर मैं सारे मोमेंट्स को ऐड कर दूं तो सब सारे मोमेंट्स का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैं चाहूं तो यहाँ पे भी मोमेंट, बीच में मोमेंट का एक पॉइंट लेकर के मोमेंट लिख सकते हैं और जीरो से इक्वेट करा सकते हैं, बट हम ऐसा करते नहीं है। जब हम मोमेंट लिखते हैं तो या तो हम ए पे लिखते हैं या बी पे लिखते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं वो छोड़ो, अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। या तो ए पे लिखेंगे या तो मैं बी पे लिखूंगा, ठीक है। और उसमें भी मेरा प्रेफरेंस होगा बी पे लिखने की। तो बस इतना विश्वास करो कि मैं बेंडिंग मोमेंट को जो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं वो मैं बी पे लिखने के लिए जा रहा हूं, और बी पे मोमेंट को लिख के जीरो से इक्वेट करा देना। अगर तुम चाहो तो ए पे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी साइड से लिखो, योर रिजल्ट विल बी सेम। बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए। तो इस मेथड को फॉलो करते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं कि टेक बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो। अब मोमेंट वाला इक्वेशन लिखने से पहले ये चेक कर लो कि कौन कौन से लोड्स यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है और कौन से लोड्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। मैं एज्यूम कर लूंगा कि जो भी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है वो प्लस है और जो एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है वो माइनस है। मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि क्लॉक को प्लस ही मानना है। तुम क्लॉक को माइनस भी मान सकते हो तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मानो। तो चलो अब देखो, चेक करो आर ए बी पे कैसा मोमेंट लगा रहा है, चेक करो तो आर ए बी पे कैसा मोमेंट लगा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब मैं इसको प्लस में लिखूंगा। तो चलो लिखते हैं प्लस आर ए, कितने डिस्टेंस पे, 5 डिस्टेंस पे, तो आर ए इंटू 5। ये इस वाले रिएक्शन का मोमेंट हो गया कहाँ पे, बी पे। अब चलो ए से बी तक जो यूडीएल है, ए से बी तक जो यूडीएल है, कौन सा यूडीएल, 20 इंटू 5, ये नीचे जा रहा है, कैसा मोमेंट बना रहा है, चेक करो बी पे, नीचे जा रहा है, कैसा मोमेंट बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -20 इंटू 5 इंटू 5/2 लिख सकते हैं ना ऐसा, -20 इंटू 5 इंटू 5/2। चलो अब बी का मोमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि बी, आरबी का लोड बी से कितना डिस्टेंस है, जीरो है, तो बी वाला रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। चले जाओ इस वाले यूडीएल पे, कौन सा यूडीएल, जो बीसी पोर्शन में है। बताओ ये यूडीएल भी नीचे है लेकिन ये मोमेंट कैसा बना रहा है, चेक करो कैसा मोमेंट बना रहा है, क्लॉकवाइज। तो बताओ अगर ये वाला यूडीएल क्लॉकवाइज बना रहा है तो इसका भी नेचर वैसा ही होना चाहिए जैसा नेचर आर ए का था, और आर ए का नेचर कैसा था, प्लस, तो इसका भी नेचर कैसा होगा, प्लस। तो हम लिखेंगे प्लस कितना है, 20 इंटू 2 इंटू 2 का हाफ विल बी 1। और एक लास्ट एक और बचा हुआ है, दिस लोड, ये भी कैसा मोमेंट बना रहा है, ये भी क्लॉकवाइज बना रहा है, कितने का, 10 इंटू 2। तो मैं बोलूंगा दिस इज प्लस का 10 इंटू 2, और सबको सॉल्व करके जीरो से इक्वेट कर देना। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके जीरो से इक्वेट करना, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट आर इज इक्वल टू 38 किलो न्यूटन। और अगर आर ए 38 है, इसको उठा के इसमें पहले वाले इक्वेशन में पुट करो तो आरबी विल बी 150 माइनस 38, 150 माइनस 38 विल बी 112 किलो न्यूटन। अब दोनों ही प्लस में है, मतलब ये जो रिएक्शंस हैं उसका डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है, दीज रिएक्शंस आर अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। चलते हैं शियर फोर्स पे। चलो मैं शियर फोर्स का कैलकुलेशन करता हूँ। शियर फोर्स का कैलकुलेशन हमेशा हम करते हैं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। जहां जहां पॉइंट लोड है वहां पे 2 बार सॉल्व करते हैं, जहां पे पॉइंट लोड नहीं है वहां पे हम एक ही बार सॉल्व करते हैं। बताओ ए पे पॉइंट लोड है, मतलब 2 बार सॉल्व करना है, पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद। एक बात बताओ, अगर ए के पहले मैंने एक सेक्शन ले लिया और सेक्शन के हमेशा लेफ्ट देखना, राइट कभी नहीं देखना, जहां पे भी सेक्शन लूंगा उसके लेफ्ट देखना। बताओ सेक्शन के लेफ्ट में कितना फोर्स है, 0 फोर्स है। तो फोर्स ए के पहले
जीरो है, ए नेगेटिव मतलब ए के पहले, फोर्स ए पॉजिटिव मतलब ए के बाद कितना होगा, लेट वी हैव टू टेक अ सेक्शन आफ्टर ए के बाद सेक्शन लिया, और इस सेक्शन के लेफ्ट देखो तो आर ए दिखता है, सेक्शन के लेफ्ट देखो तो आर ए दिखता है, आर ए कितना है, आर ए कितना है 38, तो मैं बोलूंगा फोर्स ए के बाद कितना है 38 किलो न्यूटन। ठीक है, ए के बाद कंप्लीट, बीच में कुछ नहीं है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बी पे चले जाओ, पॉइंट नंबर बी पे चेक करो, बी पे भी पॉइंट लोड है, आर बी है, रिएक्शन है, मतलब पॉइंट लोड है, रिएक्शन को भी पॉइंट लोड मानना है। यहाँ पे भी सेक्शन लो बी के पहले, यहाँ पे सेक्शन ले लो बी के पहले, इसके इधर देखो क्या दिख रहा है, आर ए माइनस ये पूरा यूडीएल, कितना यूडीएल 20 × 5, तो मैं बी के पहले अगर लिखूंगा तो आर ए है 38 माइनस यूडीएल है 20 × 5 का, और जब इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट माइनस का 62 किलो न्यूटन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस का 62 किलो न्यूटन। फोर्स बी के बाद टेक सेक्शन आफ्टर बी, यहाँ पे सेक्शन लो, आफ्टर बी सेक्शन लो, बी के बाद, तो बी के पहले -62 है, तो बी के बाद कितना होगा, तो आर बी को ऐड कर देना, बी के पहले -62 है, बी के बाद कितना होगा, तो -62 प्लस आरबी, आरबी को ऐड कर दो, मतलब 112 को ऐड करो, प्लस का 50 किलो न्यूटन। ठीक है, बी के बाद हो गया, अब हम लोग सी पे पहुंचते हैं, क्योंकि बी के बाद हो गया सी पे, सी पे देखो 10 का पॉइंट लोड है, मतलब सी के पहले मैं एक सेक्शन लूंगा, सी के पहले एक सेक्शन लूंगा, चलो मैं शियर फोर्स सी के पहले यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इस बॉक्स में सॉल्व कर दे रहा हूँ, शियर फोर्स सी के पहले, सी के पहले, तो बताओ इसके लेफ्ट हम पूरा देखेंगे, इस सेक्शन के लेफ्ट में पूरा देखेंगे, तो बी के बाद तक तो 50 है, यहां तक सॉल्व करने पे प्लस का 50 है, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या होगा, इस यूडीएल को माइनस करना होगा, बीच में जो यूडीएल है माइनस करना होगा, तो मैं बोल सकता हूँ शियर फोर्स बी के बाद 50 है और सी के पहले सॉल्व करना है, तो यूडीएल को माइनस कर दो, यूडीएल है 20 किलो न्यूटन पर मीटर 2 मीटर के डिस्टेंस पे, यू विल गेट प्लस 10 किलो न्यूटन। अब अगर मैं शियर फोर्स सी के बाद मतलब यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तो बताओ सी के पहले 10 है, तो सी के बाद 10 माइनस 10 विल बी 0, लास्ट का कैलकुलेशन सही आना चाहिए, लास्ट का कैलकुलेशन अगर 0 आ गया मतलब योर कैलकुलेशन इज परफेक्ट, मतलब हम लेफ्ट से राइट तक जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फोर्स धीरे धीरे घटता चला जाएगा, और फाइनली हमारा फोर्स लास्ट में कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि बीम के स्टार्टिंग में 0 था और बीम के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। देखो ए के पहले 0 था, सी के बाद 0 है, बीच में भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज योर शियर फोर्स कैलकुलेशन। इस शियर फोर्स को देखते हुए मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर सकता हूं, चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, लेट दिस इज 0 लाइन। तो देखिए जब मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया, तो मैं चाहूं तो डायग्राम को डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकता हूं या कैलकुलेशन को देख के भी ड्रॉ कर सकता हूं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डायरेक्टली ड्रॉ करना चाहते हैं या कैलकुलेशन को देख के ड्रॉ करना चाहते हैं। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर अगर मैं कैलकुलेशन नहीं करूं डायरेक्टली डायग्राम बना दूं तो क्या फुल मार्क्स मिलेगा? ऑब्वियसली फुल मार्क्स मिलेगा आपको, क्योंकि मार्क्स एसएफडी और बीएमडी पे मिलता है, ना कि कैलकुलेशन पे होता है। जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो डायरेक्टली ड्रॉ करने की, जहां डायरेक्टली ड्रॉ नहीं हो पाएगा वहां पे सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो मेनली जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो बीम के नीचे एसएफडी और एसएफडी के नीचे बीएमडी होना चाहिए, पहले तो ये ध्यान रख लो। प्रॉब्लम में जो मेंस में जो पेपर मिलता है, एक बड़े से पेज पे पूरे पेज पे बीम ड्रॉ करो और पूरा स्पेस नीचे खाली छोड़ दो, जहां के ठीक नीचे एसएफडी आएगा उसके नीचे बीएमडी आएगा, अगले पेज से कैलकुलेशन करो। अगर एग्जामिनर ने फर्स्ट पेज तुम्हारा परफेक्ट देख लिया तो वहीं पे आपको फुल मार्क्स मिल जाता है, आपको कैलकुलेशन पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, और जहां पे कैलकुलेशन जरूरी है वहां तो करना होगा। जैसे कि
आप कितने भी तेज हो जाओ, ये वाला रिएक्शन फाइंड आउट बिना हम लिखे कर ही नहीं सकते हैं। इतना बड़ा कैलकुलेशन बिना लिखे कैसे कर दोगे, पॉसिबल नहीं है। तो आपको रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा। हम शियर फोर्स की कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हैं, बाकी फिर बेंडिंग मोमेंट सॉल्व करोगे वो भी स्किप होगा नहीं, क्योंकि वहां पे भी बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन होंगे। तो मेन आप शियर फोर्स के कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, देखो आर ए ऊपर जा रहा है, आर ए ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है 38। मैं यहां से 38 ऊपर जाऊंगा, ये 38 गया ऊपर। बीच में कुछ नहीं है, लीनियर लाइन आएगा मालूम है, वो भी लीनियर लाइन किधर जाएगा, नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ, क्योंकि यूडीएल जा रहा है नीचे की तरफ। एक बात बताओ, बी के पहले अगर हमें रुकना है, बी के पहले अगर हमें रुकना है तो हमें क्या करेंगे, यूडीएल को माइनस कर देना। तो 38 में से 100 माइनस करोगे, 20 इंटू 5 को माइनस करोगे तो 38 माइनस 100 करोगे तो देखो यहाँ पे हमने 38 माइनस 100 माइनस 62 करा था। तो वो लिखने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ का शियर फोर्स माइनस 62 आएगा और ये वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर होगा। ठीक है, तो क्या हमें ये लिखने की जरूरत है, नहीं है। मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता गया, सॉल्व करता गया, सॉल्व करता गया, ड्रॉ करता गया। अब बताओ, जब b के पहले -62 है तो b के बाद कितना होगा, आरबी को ऊपर उठा देंगे। आरबी है कितना, 112 का। तो बताओ -62 को 112 से उठाएंगे, -62 को 112 से उठाएंगे तो कितना ऊपर जाएगा, +50 तक। ये गया आपका +50। ठीक है, अब फिर यूडीएल है, मतलब फिर से नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि यूडीएल नीचे की तरफ है। तो बताओ 50 में से 20 इंटू 2 माइनस करोगे, 50 में से 40 माइनस करोगे, कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा। ये भी लीनियर हो गया। और लास्ट में देखो +10 है, ये लोड नीचे जा रहा है तो देखो 10 माइनस 10 विल बी 0। तो डायग्राम 0 पे रुका ना, और 0 पे रुका मतलब करेक्ट है। दिस इज पॉजिटिव शियर, दिस इज नेगेटिव शियर एंड दिस इज पॉजिटिव शियर। तो जब मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो आप देख सकते हो रिएक्शन, शियर फोर्स का कैलकुलेशन और एसएफडी ड्रॉ हो गया। अब मैं चलूंगा बीएमडी पे, पर उसके पहले आप अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर करके आए हो, अगर आपका एसएफडी बीएमडी का कंसेप्ट मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए जहां पे शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज करता है वहां का बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। जनरली हम उससे मैक्सिमम बोलते हैं। तो जहां पे शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। मतलब मैं बोलूंगा यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, और क्या ये डिस्टेंस आपको मालूम है, नो वी डोंट नो दिस डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस आपको मालूम ही नहीं है। क्योंकि जब ये फोर्स यहाँ से नीचे की तरफ गया तो ये लाइन कहाँ पे जीरो हुआ ये हम नहीं जानते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स डिस्टेंस, ये हमें एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो एक्स डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसे मैं बोलता हूं दिस इज लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कौन सा डिस्टेंस, तो वो लोकेशन फाइंड आउट करना है जहां पे हमारा शियर फोर्स कितना है, जीरो है। इसको हम बोलते हैं लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स। तो शियर फोर्स जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मैं बोल सकता हूं अगर इस लाइन को मैं आगे ऊपर बढ़ाऊं तो शियर फोर्स कहीं यहाँ पे जीरो हो रहा है, शियर फोर्स कहीं यहाँ पे जीरो हो रहा है, बोल सकता हूँ क्या। लेट ये डिस्टेंस आपका कितना है, एक्स। तो शियर फोर्स का लोकेशन, जीरो शियर फोर्स का लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उस सेक्शन पे उस सेक्शन पे फोर्स का इक्वेशन को लिख के जीरो से बराबर कर देते हैं। क्योंकि इस पॉइंट पे फोर्स हमारा है कितना, जीरो है। मतलब इस सेक्शन के लेफ्ट के अगर मैं सारे फोर्सेस को ऐड करूंगा तो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अरे जीरो होना चाहिए तभी तो जीरो हुआ है। जब तुम ए पे, बी पे, सी पे, डी पे अलग अलग पॉइंट्स का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या मैं एक्स का फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं क्या, कर सकते हैं। तो बताओ कितना होगा, आर ए माइनस यूडीएल है 20, कितने डिस्टेंस पे, एक्स। तो आर ए इज 38 माइनस 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस एक्स, यू विल गेट 1.9 मीटर। मतलब ये जो एक्स है 1.9 मीटर का है। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, जिसको भी डाउट है कमेंट कर देना नीचे।
आगे चलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप कैलकुलेशन करते हो वो आपके डायग्राम में दिखना चाहिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डायग्राम तो ड्रॉ कर लिए और ये वाला कैलकुलेशन किसी दूसरे पेज में एक छोटे से जगह पे करके रखा हुआ है, एग्जामिनर के ध्यान में वो पॉइंट नहीं दिखा, उसने मार्क्स को वहां पे 2-4 नंबर कट कर दिया। डायग्राम बोलने का मतलब है कि बीम के नीचे जो डायग्राम बनाया है आपने, वो डायग्राम बिल्कुल सारे डेटा के साथ सही सही होना चाहिए। मैंने ये लिख दिया तो एग्जामिनर को ये देखने की जरूरत नहीं है, उसे मालूम है कि तुमने ये लिख दिया है। तो डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एसएफडी। चलते हैं हम लोग बीएमडी कैलकुलेशन पे। बिफोर दैट मैं इसको अब यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ और फिर मैं बेंडिंग मोमेंट को सॉल्व करूंगा। तो देखिए अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ओवरहैंगिंग बीम के कंडीशन में एंड्स का मोमेंट जीरो होता है। मैं सपोर्ट नहीं बोल रहा हूं, एंड बोल रहा हूं। एंड्स का मोमेंट विल बी जीरो। तो बताओ बेंडिंग मोमेंट एट एंड्स मतलब ए और सी का बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब बेंडिंग मोमेंट कहां बचता है, एक बी पे बचता है और एक एक्स पे बचता है। तो लेट बेंडिंग मोमेंट हमें बी का चाहिए, बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो बताओ बी वाला पॉइंट क्या मैं इधर से सॉल्व कर सकता हूं क्या, इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। बी वाला मोमेंट आप किसी भी साइड से सॉल्व करो। चलो मैं इधर से सॉल्व करता हूं क्योंकि इधर लोड कम है, छोटा डिस्टेंस है। तो बताओ बी का मोमेंट -10, क्योंकि नीचे जा रहा है, -10 इंटू 2। जब मैं इंडिविजुअल मोमेंट सॉल्व करता हूं, एक और डाउट, जब मैं अलग अलग मोमेंट्स अलग अलग पॉइंट का सॉल्व करता हूं, आपको बस इतना ध्यान रखना है, अपवर्ड मोमेंट इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड मोमेंट इज नेगेटिव। तो बी का मोमेंट इज -10 इंटू 2 माइनस यूडीएल कितने का है, तो -20 इंटू 2 इंटू 1। जब सॉल्व करोगे तो -20 और -40, यू विल गेट -60 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें चाहिए एक्स का मोमेंट। एक्स का मोमेंट मतलब कहाँ का मोमेंट, यहाँ का मोमेंट, यहाँ का मोमेंट जहां पे शियर फोर्स साइन चेंज हुआ था। यहाँ का मोमेंट मैं इधर से भी चाहूं तो सॉल्व कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इधर से भी सॉल्व कर सकता हूं, किसी भी साइड कर लेना, लेकिन लेफ्ट साइड इजी है क्योंकि एक पॉइंट लोड एक यूडीएल है। इधर देखो 2 पॉइंट लोड और एक यूडीएल है, तो इधर इजी रहेगा हमारे लिए। तो बताओ आर ए इंटू एक्स मतलब 38 इंटू 1.9, एक्स कितना है 1.9, माइनस यूडीएल कितने का है 20 इंटू 1.9 इंटू 1.9 का हाफ मतलब डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 बोल रहा हूं मैं, माइनस यूडीएल इज डब्ल्यू 20 इंटू एक्स बाई 2। यू हैव टू सॉल्व दिस मोमेंट। जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 36.1 किलो न्यूटन मीटर। ये पॉजिटिव का मिला 36.1 किलो न्यूटन मीटर। सारे पॉइंट्स हो गए, जस्ट ड्रॉ दी डायग्राम। लेट दिस इज योर जीरो लाइन, ये आपका जीरो लाइन है। पॉइंट को लोकेट करो, ए का मोमेंट जीरो है, एक्स का मोमेंट 36.1 है, बी का मोमेंट इधर -60 है और सी का मोमेंट जीरो है। जहां पे पूरे बीम पे यूडीएल है, अच्छा ध्यान दो, पूरे बीम पे यूडीएल है मतलब पूरा बीम पैराबोलिक होगा, होगा कि नहीं होगा। पहले देखो हम यहां से देखेंगे, ए से एक्स तक देखेंगे, इतना देखना, ए से एक्स देखना, हाइट घट रहा है, फोर्स का हाइट घट रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप घटेगा। दिस इज घटता हुआ कर्व, घटता हुआ स्लोप, हाइट घट रहा है, स्लोप घट रहा है, ठीक है। आगे देखो एक्स से बी तक देखो, शियर फोर्स का हाइट बढ़ रहा है, इसको हम हाइट बढ़ना बोलते हैं, नेगेटिव नहीं देखोगे, तुम्हें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तुम्हें हाइट से मतलब है। यहाँ का हाइट कम है, यहाँ का हाइट अधिक है, यहाँ का हाइट अधिक है, हाइट बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ना चाहिए। स्लोप कैसे बढ़ेगा, कुछ ऐसा बढ़ेगा, स्लोप कुछ ऐसा बढ़ गया, ठीक। अब मैं देखूंगा यहां से यहां मतलब बी से सी, तो देखो बी से सी देखो हाइट क्या हो रहा है, फिर अगेन घट रहा है,
बी से सी हाइट क्या हो रहा है, घट रहा है, हाइट घट रहा है तो इधर से भी घटता हुआ कर्व। तो ये बेंडिंग मोमेंट बना पॉजिटिव, ये बेंडिंग मोमेंट बना नेगेटिव। ये जो सपोर्ट का मोमेंट बी वाला मोमेंट कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, -60 पे है। दिस इज योर डायग्राम। अब इस डायग्राम को देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर्व क्लियर है ना। बस एक चीज ध्यान रखना, फोर्स घटेगा स्लोप घटेगा, फोर्स बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा, किसका, बेंडिंग मोमेंट का, कभी डायग्राम गलत नहीं आएगा। अब यहां ध्यान दो, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, नाम सुना होगा इसके बारे में, व्हाट इज दिस पॉइंट, बहुत ही सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट पॉइंट होता है। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अच्छा एक चीज और मेंशन करोगे, ये जो भी कर्व है ये कौन सा कर्व है, दिस इज पैराबोलिक कर्व। मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो टोटल कर्व तुमने बनाया है, दिस कर्व इज अंडर पैराबोलिक लॉ, ये पैराबोलिक लॉ को फॉलो कर रहा है। तो देखो अब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर सॉल्व करना है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज करता है। जैसे अभी तुमने शियर फोर्स साइन चेंज का डिस्टेंस कैलकुलेट करा, ठीक उसी प्रकार से बेंडिंग मोमेंट के साइन चेंज का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। तो बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, मतलब सपोर्ट के थोड़े से लेफ्ट में हुआ है, तो मैं बोलूंगा इस सपोर्ट के लेफ्ट में, मतलब लेट यहाँ पे कहीं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। सपोर्ट के थोड़े से लेफ्ट में छोटे से डिस्टेंस पे कहीं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, और इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ वाई डिस्टेंस। यहां से यहां जो टोटल डिस्टेंस है, लेट दिस इज वाई। तो नाउ क्वेश्चन इज कि सर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी जस्ट बताया था कि जहां पे फोर्स जीरो होता है वहां फोर्स का इक्वेशन लिख के जीरो से बराबर करते हो, तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है वहां पे मोमेंट लिख के जीरो से इक्वेट कराएंगे। बोलने का मतलब है हमें मोमेंट लिखना है कहाँ का, वाई का, और इक्वेट करा देना है किससे, जीरो से। क्यों जीरो से, क्योंकि यहाँ का मोमेंट कितना है, जीरो। तो बताओ जब मैं ए का मोमेंट लिख सकता हूँ, बी का लिख सकता हूँ, एक्स का लिख सकता हूँ, तो क्या मैं मोमेंट वाई का नहीं लिख सकता हूँ क्या। तो क्या होगा वाई का मोमेंट, आर ए इंटू वाई, 38 इंटू वाई माइनस यूडीएल कितने का है 20 इंटू वाई बाई 2, यू विल गेट 20 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2। अच्छा ये इक्वेशन सेम एट इज इसके इक्वेशन की तरह है कि नहीं है, देखो तो ये x था तो 1.9 पुट करा, ये y है तो हमने y पुट करा, और इसको सॉल्व करके इक्वेट करा दोगे किससे, जीरो से। जब तुम सॉल्व करोगे यू विल गेट y इज इक्वल टू 3.8 मीटर। ये जो y मिला 3.8 मीटर, तो इस यहाँ पे डायग्राम में मेंशन करोगे कि जो यहाँ से यहाँ का ये जो डिस्टेंस है जिसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोल रहे हैं, ये कितना है 3.8 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि 3.8 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए। तो बताओ ये सिंपल प्रॉब्लम था, मतलब ऐसा कोई टफ पार्ट था नहीं, बस केवल कैलकुलेशन नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा थे, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी सॉल्व करना पड़ा, लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स भी कैलकुलेट करना पड़ा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मेनली सिविल इंजीनियरिंग में देखा गया है कि आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है। मतलब मैं लास्ट 2-3 साल के एसएफडी बीएमडी को देखूं तो सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जहां पे आपको रिएक्शन भी फाइंड आउट करना है, शियर फोर्स बताना है, लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स बताना है, बेंडिंग मोमेंट बताना है, फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बताना है, और इतने बताने के बाद आपको 25 मार्क्स मिलेगा। लेकिन ध्यान दो कि इसका मैंने 10 मार्क्स बताया था ओनली, केवल 10 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि ये 2012 के पहले का क्वेश्चन है, और 12 के पहले जो आपका सिलेबस और पैटर्न था वो अलग था। अब पैटर्न 2012 के बाद एसएससी का बदल गया है, तो अब जो एसएससी जेई सिविल में जो एसएफडी बीएमडी पूछता है वो 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो जनरली ये क्वेश्चन 25 मार्क्स का होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग। बाकी आगे मैं अगले क्वेश्चंस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ, ये भी मैकेनिकल का ही क्वेश्चन है। आगे अभी इस वीडियो में और भी जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा सारे प्रॉब्लम्स आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, और देखोगे एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन जो कि आपको टफ लग सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, वो आप विद इन मिनट, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम पे। तब तक अगर आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और देखेंगे हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम को।
तो चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ईयर 2013 के पेपर में 15 मार्क्स का पूछा गया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक कैंटिलीवर बीम है और इस कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड और यूडीएल का कुछ कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रकार के लोड दिए हुए हैं और इसका एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। जो लास्ट प्रॉब्लम हमने करा था उसके रिस्पेक्ट में ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, क्योंकि इसका पिछला वाला प्रॉब्लम ईयर 2007 का प्रॉब्लम है और 2012 से पहले का जो पैटर्न था, जो क्वेश्चन का लेवल था, वो थोड़ा टफ था क्योंकि पैटर्न अलग था, सिलेबस अलग था। 2012 के बाद एसएससी जेई का पैटर्न बदल गया है, सिलेबस बदल गया है, इसलिए 12 के बाद अब देखोगे यहाँ से मैं जो भी एसएफडी बीएमडी के प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करूंगा, दोज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कोई स्टूडेंट जिनको एसएफडी बीएमडी पहले से आता है, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देख लो और बाद में मैं अभी सॉल्व करता हूँ, बाद में मैच करा लेना और देखना कि दोनों का सॉल्यूशन, आपका और मेरा सॉल्यूशन मैच कर रहा है, स्टेप सही मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं सारे पॉइंट्स का नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग कुछ इस प्रकार करता हूँ, लेट दिस इज पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट नंबर बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड लेट दिस इज ई पॉइंट। ए बी सी डी ई हमने 5 पॉइंट दे दिया। चेक करो कि टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है, क्योंकि जितना भी टोटल डाउनवर्ड लोड है उतना ही रिएक्शन अपवर्ड होगा, आरए का रिएक्शन अपवर्ड होगा। लेट देयर इज अ रिएक्शन आरए, आरए रिएक्शन आएगा और ये आरए रिएक्शन कितना होगा, जल्दी से सॉल्व करो। 3 और 2 into 1 कितना हो गया, तो 3 and 2 into 1 तो 5 और 2.5, so then your reaction RA will be 7.5 किलो न्यूटन। RA अपवर्ड होगा क्योंकि सारे लोड्स डाउनवर्ड हैं, ठीक है। तो 3 + 2 5, 5 + 2.5 that is 7.5। अब बताओ क्या इसका डायरेक्टली मैं एसएफडी ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ऑब्वियसली शियर फोर्स बहुत सिंपल है, डायरेक्टली भी ड्रॉ हो जाएगा और चाहो तो सॉल्व करके भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो तुम चाहते हो पहले सॉल्व करना, तो मैं सॉल्व करने वाला मेथड बता देता हूँ, फिर डायरेक्टली ड्रॉ करना होगा वो भी कर लेंगे। एक बात बताओ, शियर फोर्स हम यहाँ से लेफ्ट एंड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट सपोर्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट एंड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट में पॉइंट ए है, ए पे पॉइंट लोड है, मतलब रिएक्शन इज अ पॉइंट लोड। तो 2 बार सॉल्व करेंगे, ए के पहले ए के बाद। एक बात बताओ, अगर मैं सेक्शन ए के पहले रखूं, सेक्शन ए के पहले रखूं तो शियर फोर्स कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब मैं सेक्शन को ए के बाद रखता हूं, यहां पे रखता हूं और जहां पे भी सेक्शन रखेंगे उसके लेफ्ट देखना, राइट कभी नहीं देखना, सेक्शन के लेफ्ट देखना। सेक्शन के लेफ्ट देखो कितना है, आरए है, तो मैं बोलूंगा फोर्स ए के बाद प्लस आरए है और आरए है कितना, प्लस का 7.5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब चलो मैं ई पे आता हूं, ई पे पॉइंट लोड है, 2 बार सॉल्व करना है, पहले बाद। अगर मैं पहले यहां पे सॉल्व करूंगा तो एक बात बताओ, सेक्शन ए के बाद हो या सेक्शन ई के पहले हो, इस सेक्शन के पहले भी तो आरए ही दिखेगा ना। मतलब मैं बोल सकता हूं ये जो शियर फोर्स 7.5 ए के बाद आया है, सेम शियर फोर्स विल बी ई के पहले, सेम शियर फोर्स ई के पहले आएगा। तो शियर फोर्स ई के बाद कितना होगा, ई प्लस पे कितना होगा, टेक अ सेक्शन आफ्टर ई, ई के बाद एक सेक्शन लो और बताओ आरए -3 करोगे, लेफ्ट देखना है ना, सेक्शन के लेफ्ट में, तो आरए ऊपर 3 नीचे, तो आरए -3 मतलब 7.5 -3 विल बी प्लस का 4.5। ई के बाद भी हो गया। अब बताओ ई के बाद सॉल्व हो गया, अब मैं डी पे चलता हूँ। क्या डी पे पॉइंट लोड है, नहीं है, मतलब हमें एक ही बार सॉल्व करना है, एक ही बार सॉल्व करना है, मतलब सेक्शन को डी पे ही रख दो, सेक्शन को डी पे रख दो। लेफ्ट देखो,
सेम लोड है, यही दोनों लोड है और कोई लोड है नहीं, RA ऊपर 3 नीचे। तो बताओ जो भी शियर फोर्स E के बाद आया है, क्या सेम शियर फोर्स D पे भी आएगा कि नहीं आएगा? सेम शियर फोर्स विल बी एट D। अब चले जाओ शियर फोर्स C पे। C पे मतलब C पे सेक्शन लेना है, क्योंकि पॉइंट लोड नहीं है तो मैं एक ही बार सॉल्व करूंगा। शियर फोर्स एट C, बताओ C के लेफ्ट देखो कितना है, RA 7.5 -3 -1 into 2, तो बताओ 4.5 -1 into 2 करेंगे तो 4.5 -1 into 2 करेंगे तो प्लस का 2.5 बचेगा क्या? दिस इज प्लस 2.5। शियर फोर्स C पे भी हो गया। अब चले जाओ B पे। B पे पॉइंट लोड है, दो बार सॉल्व करना है, पहले और बाद। अगर मैं B के पहले यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ जो भी शियर फोर्स C का है सेम शियर फोर्स B के पहले भी होगा, मतलब सेम शियर फोर्स B के पहले भी होगा। कितना? तो प्लस का 2.5। अब लास्ट शियर फोर्स कहाँ सॉल्व करना है? B के बाद। और चेक करो क्या B के बाद फोर्स जीरो हो रहा है? ये तरीका है सॉल्व करने का। अगर लास्ट में जीरो हो गया मतलब ये कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो बताओ B के पहले अगर 2.5 है और B पे 2.5 है तो B के पहले और ये दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन सही है, कोई डाउट हो ही नहीं सकता है। तो प्लस का 2.5 माइनस का 2.5, शियर फोर्स इज जीरो। ये हुआ पूरा कैलकुलेशन शियर फोर्स का। तो मैं डायग्राम शियर फोर्स का ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो देखिए मैं डायग्राम को डायरेक्टली ड्रॉ करने जा रहा हूं। अब मैं कैलकुलेशन को नहीं देखूंगा, डायरेक्टली देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है। RA ऊपर जाएगा कितना? 7.5। ये तो मालूम है ना, रिएक्शन 7.5 मालूम है। 7.5 रिएक्शन ऊपर कर दो, 7.5 पहुंच गया। A से E नो लोड है, मतलब कांस्टेंट है। जहां पे नो लोड होता है वहां पे SFD कांस्टेंट होता है। अब बताओ ये 3 लोड नीचे जा रहा है तो 7.5 में से 3 लोड नीचे जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4.5। E से D नो लोड है, अगेन कांस्टेंट, D तक कांस्टेंट। कितना कांस्टेंट? 4.5 का कांस्टेंट, 4.5 का कांस्टेंट। D पे पहुंच गया। अब बताओ D से C यूडीएल है, कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो यूडीएल मतलब लीनियर नीचे जाएगा, कहाँ तक? तो 4.5 से लेके C तक, और मतलब 4.5 में से कितना माइनस करेंगे? यूडीएल। यूडीएल कितना है? 1 into 2। तो 4.5 माइनस 1 into 2 कितना होगा? तो 4.5 माइनस 2, 4.5 माइनस 2 मतलब 2.5। अरे यहाँ देखो C पे शियर फोर्स 2.5 भी तो लिखा है तुमने। तो तुम कैलकुलेशन को देख के लिखो या डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करो, बात एक ही है। C से भी नो लोड मतलब कांस्टेंट। कितने पे कांस्टेंट? 2.5 पे कांस्टेंट। अब लास्ट में B पे क्या है? पॉइंट लोड नीचे, तो नीचे गया। दिस इज कंप्लीट शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव। बताओ किसी को कोई डाउट है? कितना सिंपल था, रिएक्शन लिखना था, डायग्राम ड्रॉ कर लेना था। लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट पे खत्म करना। जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट पे खत्म करेंगे, लास्ट में जीरो होना चाहिए, ये बस ध्यान रखो। अगर लास्ट में जीरो नहीं आ रहा है मतलब डायग्राम गलत है। दिस इज शियर फोर्स डायग्राम। अब चलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। उसके पहले हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होगा। तो चलो मैं बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं इधर रब कर दे रहा हूँ, रिएक्शन और शियर फोर्स को हटा रहा हूँ, फिर मैं बेंडिंग मोमेंट को सॉल्व करूंगा। देखो फ्री एंड का मोमेंट क्या होता है? जीरो। मालूम है कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड का मोमेंट इज जीरो। इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड इज जीरो। तो हमेशा बेंडिंग मोमेंट हम फ्री एंड से सॉल्व करते हैं। कैंटिलीवर बीम में BMD का कैलकुलेशन फ्री एंड से सॉल्व करते हैं और फ्री एंड का मोमेंट होता है जीरो। अब आ जाओ C का मोमेंट, मोमेंट एट C। इधर नहीं देखना है हमें, फ्री से इधर बढ़ना है। तो बताओ C का मोमेंट इस लोड के कारण कितना होगा? अभी आगे हम नहीं गए हैं तो इधर नहीं देखोगे, C तक देखना है। C पे मोमेंट इसके कारण कितना होगा? तो माइनस का 2.5 इंटू 0.5 सॉल्व करोगे, ये हो गया C का मोमेंट। अब आ जाओ D का मोमेंट। यहाँ पे मोमेंट लिखेंगे कैसे? इस लोड का मोमेंट और इस यूडीएल का मोमेंट, दो दो मोमेंट आएंगे, एक पॉइंट लोड का मोमेंट आएगा, एक यूडीएल का मोमेंट आएगा। मोमेंट कहाँ पे? D पे, D पे मोमेंट आएगा। तो बताओ D पे मोमेंट
-2.5 इंटू कितना डिस्टेंस है, -2.5 इंटू 2.5, ये पॉइंट लोड का मोमेंट हो गया। नाउ यूडीएल का मोमेंट कितना लिखोगे, -1 इंटू 2 इंटू 2 का हाफ विल बी 1। सॉल्व कर लो इसे, क्या लिखे, -2.5 इंटू 2.5, ये तो हो गया। यूडीएल इज 1 इंटू 2 का हाफ विल बी 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा -8.25 किलोन्यूटन मीटर। डी का मोमेंट आ गया -8.25 किलोन्यूटन मीटर। अब चलते हैं ई पे, मोमेंट एट ई पे मोमेंट लिखना है। अगेन फिर से स्टार्ट करो, -2.5 इंटू कितना, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2 और 1.5 और 0.5 मतलब 4, तो -2.5 इंटू 4, ठीक है, माइनस यूडीएल कितने का है, तो 1 इंटू 2 इंटू, अब बताओ यूडीएल तुमने लिखा 1 इंटू 2, अब यहां ध्यान देना स्टूडेंट, यहां पे मिस्टेक करते हैं, मोमेंट हम ई पे लिख रहे हैं और यूडीएल का सेंटर 2 के हाफ पे यहां पे कहीं है, तो बताओ इस ई का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, तो 1.5 और 2 का हाफ विल बी 1, तो 1.5 प्लस 1 विच इज 2.5, तो वी विल मल्टीप्लाई 2.5, जस्ट सॉल्व दिस, तो आपका मोमेंट आया -15 किलोन्यूटन मीटर, कहां पे, ई पे। नाउ लास्ट पॉइंट ए का मोमेंट, अगेन फिर से स्टार्ट करो, -2.5 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 2 एंड 2 4 और 1 5, तो -2.5 इंटू 5, इस पॉइंट लोड का काम खत्म हो गया। अब चलो यूडीएल का मोमेंट, यूडीएल का मोमेंट क्या लिखोगे, -1 इंटू 2 इंटू, अब तुम बताओ -1 इंटू 2, यूडीएल तो लिख दिया लेकिन डिस्टेंस चाहिए ना, तो यूडीएल का सेंटर यहाँ पे है, मोमेंट कहाँ पे लिख रहे हैं, ए पे, तो ए से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, तो 1 1.5 और 2 का हाफ 1, तो 1 1.5 1 कितना हो गया 3.5, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, माइनस एक और माइनस है, ये वाला पॉइंट लोड कितने का है, -3 इंटू 1, इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा माइनस का 22.5, ए का मोमेंट आया माइनस का 22.5। सारे मोमेंट्स के वैल्यू मिल गए, बहुत सिंपल थे, लोड डिस्टेंस करते हुए चलना है। अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर देना है। लेट दिस इज योर जीरो लाइन, ये आपका जीरो लाइन है। बताओ बी का मोमेंट कितना है, 0, ठीक है। सी का मोमेंट कितना है, सी पे है -1.25, और जहां पे एसएफडी कांस्टेंट होता है वहां बीएमडी कैसा होता है, लीनियर होता है, दिस इज लीनियर। आगे देखते हैं डी का मोमेंट कितना है, -8.25, जहां पे एसएफडी लीनियर होता है वहां बीएमडी कैसा होता है, पैराबोलिक। मेंशन करोगे कि दिस इज पैराबोलिक कर्व। कुछ स्टूडेंट्स के में डाउट आ सकता है माइंड में कि सर ये पैराबोला आपने अंदर से क्यों बनाया, पैराबोला बाहर से क्यों नहीं बनाया, हो सकता है ना, एक पैराबोला अंदर से एक पैराबोला बाहर से। तो जो भी मेरे थ्योरी के लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं उनके लिए बता दूं, जब फोर्स का हाइट घटता है तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप घटता है। देखो डी से लेके सी तक फोर्स का मैग्नीट्यूड घट रहा है ना, डी पे फोर्स है 4.5, सी पे फोर्स है 2.5, तो फोर्स का हाइट घट रहा है तो स्लोप भी घटना चाहिए। अगर ये बाहर वाला स्लोप बनाओगे तो बढ़ता हुआ स्लोप हो जाएगा, डेट इज इनकरेक्ट। आगे देखते हैं,
डी का मोमेंट हो गया, ई का मोमेंट है -15, मतलब ई का यहाँ पे मोमेंट है -15। एसएफडी कांस्टेंट, बीएमडी लीनियर, एसएफडी कांस्टेंट, बीएमडी लीनियर। लास्ट है ए का मोमेंट -22.5, -22.5, एसएफडी कांस्टेंट, बीएमडी लीनियर। और जहां पे एंड है, फिक्स्ड एंड है, वहां पे वर्टिकली क्लोज कर देते हैं, वर्टिकली क्लोज कर देंगे। दिस इज योर कंप्लीट डायग्राम विच इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जितने भी ब्लैक कलर के लाइंस हैं ये लीनियर लाइन है, और ये जो रेड कलर है दिस इज पैराबोलिक कर्व। तो जहां पे यूडीएल है एसएफडी लीनियर है, बीएमडी पैराबोलिक है। बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ पार्ट नहीं था, सिंपल था, बड़े आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ भी शियर फोर्स तो पहले समझ ही गए थे, बेंडिंग मोमेंट मैंने सारे स्टेप्स को यहाँ पे लिख दिया है। आई होप आप इस तरह के डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे और पूरा का पूरा मार्क्स आप यहाँ से गेन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है 2013 का, तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम पे, देखते हैं 2014 में नेक्स्ट ईयर क्या पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये ईयर 2014 में 15 नंबर का पूछा गया है, और आप देख सकते हैं ये भी एक कैंटिलीवर बीम का प्रॉब्लम है, और इस बीम पे भी अलग अलग प्रकार के पॉइंट लोड दिए हुए हैं, मल्टीपल पॉइंट लोड दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे यूडीएल भी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये पिछले बार जो प्रॉब्लम हमने करा था क्वेश्चन नंबर 2, उस प्रॉब्लम से भी ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, अदरवाइज ये उतने टाइम का भी ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको साथ में समझाते हुए भी चलता हूं तो मुझे टाइम ज्यादा लगता है, अदरवाइज मैं सॉल्व करने पे आऊंगा। कोई भी स्टूडेंट जिनको प्रैक्टिस है वो अगर सॉल्व करने पे आएगा तो हार्डली इसमें 5 मिनट लगेगा और वो 15 नंबर पूरा ग्रैब कर लेगा अच्छी तरीके से। चलो सबसे पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ अलग अलग पॉइंट्स के। मैं बोलता हूँ लेट दिस इज पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट नंबर बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। बहुत ही सिंपल है, आर ए अपवर्ड होगा, और ये जो रिएक्शन आ रहे है वो कितना होगा, जितने का टोटल लोड बीम पे आ रहा है। और टोटल लोड बीम पे कितना आ रहा है जल्दी से चेक करो, 10, 15, 25, 20, सबको ऐड कर दो क्योंकि सारे डाउनवर्ड हैं। ऐड करने पे कितना हो जाएगा, ये 70 किलो न्यूटन। और ये जो रिएक्शन है 70 किलो न्यूटन का किधर है, अपवर्ड है। मैं यहाँ पे शियर फोर्स को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ शियर फोर्स का कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, टाइम वेस्ट नहीं करना है पेपर में। मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। क्या करूंगा, यहाँ से आर ए को ऊपर ले जाऊंगा, कितना ऊपर, 70 तक, ठीक है। ए से सी कांस्टेंट रहेगा, फिर -10 नीचे जा रहा है, 70 -10 विल बी 60, ये 60 बच गया। 60 सी से डी कांस्टेंट रहेगा, 60 पे सी डी टू डी कांस्टेंट रहेगा, फिर -15 क्योंकि नीचे जा रहा है, 60 -15 विल बी 45, फिर ये 45 पे कांस्टेंट रहेगा, कहां तक रहेगा, ई तक रहेगा। फिर ई पे 45 -25, मतलब 45 -25 विल बी 20। अब ये 20 पे कांस्टेंट होगा, कहां तक, बी तक। अब एक लास्ट में देखो, ये 20 पे कांस्टेंट है, चेक करो बी पे कितना लोड है, 20, मतलब ये नीचे जाएगा, क्या बचेगा, 0। मैंने बोला था अगर लास्ट में 0 बच गया तो शियर फोर्स आपका बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, मैं बोलते हुए भी जा रहा हूँ, समझाते हुए भी जा रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज डायरेक्टली 70, 60, 45, 20 ये करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएक्शन और एसएफडी कैलकुलेट करने में 1 से 1.5 मिनट। अब जो भी सॉल्व करना है वो हमें बेंडिंग मोमेंट पे सॉल्व करना है, आराम से टाइम लेके बेंडिंग मोमेंट को सॉल्व करते रहो। बताओ, बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे, बी वाले एंड पे मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। एंड का मोमेंट क्या होता है, 0। फ्री एंड का मोमेंट क्या होता है, 0। ई का मोमेंट जैसे लास्ट प्रॉब्लम में करा था उसी प्रकार से, इधर नहीं देखना है, हम ई का मोमेंट लिख रहे हैं तो हम यहाँ से फ्री से ई तक दिखेंगे।
जब डी पे मोमेंट लिखेंगे तो फ्री से डी तक देखेंगे, जब हम ए पे मोमेंट लिखेंगे तो फ्री से ए तक देखेंगे। तो बताओ ई का मोमेंट क्या होगा, -20 × 2। अब आ जाओ मोमेंट डी पे, डी का मोमेंट, इसका मोमेंट कितना होगा, तो -20 × 4, ये कितना डिस्टेंस है, 4, ठीक है। अब ये कितना है, -25 × 2, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 130 किलो न्यूटन मीटर। डी का भी मोमेंट हो गया। अब आ जाओ सी का मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट सी पे, अगेन फिर से स्टार्ट करो, -20 × 6, देखो यहाँ -20 × 6, -25 × 4, -15 × 2, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे आएगा -250 किलो न्यूटन मीटर, -250 किलो न्यूटन मीटर। लास्ट मोमेंट इज मोमेंट एट ए, अगेन स्टार्ट, फिर से स्टार्ट करेंगे यहां से, -20 × 8, अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, -20 × 2 + 2 + 2 + 2 8, तो 8 × 20 क्या होगा, -160 हो गया ये। अब देखो -25 × 6, -25 × 6, -15 × 4, -10 × 2, सॉल्व, जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मोमेंट -390 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन है, आपने देखा बड़े आराम से हमने एक के बाद एक सॉल्व करते हुए चले गए। अब हम इसको बीएमडी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट दिस इज जीरो लाइन, ये जीरो लाइन है, सारे पॉइंट को लोकेट करते हुए चलो, बी का मोमेंट 0। तो देखिए ये आपका पूरा कंप्लीट बीएमडी बना, मतलब मैंने जो भी बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे सॉल्व करा था उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर लिया। एक बात ध्यान दो कि पूरा बीम पे नो लोड है, मतलब कहीं पे यूडीएल यूवीएल नहीं है, तो पैराबोलिक और क्यूबिक कर्व कहीं नहीं आएगा, हर जगह लीनियर आएगा। अब जैसे पिछले प्रॉब्लम में बोला था, क्योंकि फोर्स का हाइट घटता है तो स्लोप घटना चाहिए, तो आप एक बात ध्यान देना, यहां से यहां तक कंप्लीटली लीनियर नहीं बना देना। कंप्लीटली लीनियर बना दोगे मतलब तुम बता रहे हो कि ये लीनियर वेरिएशन पूरा बीएमडी है, लीनियर वेरिएशन तो है लेकिन अलग अलग पार्ट में है। बोलने का मतलब है कि जहां पे हाइट ज्यादा है वहां पे ये स्लोप अधिक होना चाहिए। देखो ये स्लोप मैक्सिमम है, इससे कम हाइट यहाँ का है तो यहाँ का स्लोप उससे कम होना चाहिए, उससे कम हाइट यहाँ का है तो यहाँ का स्लोप उससे कम होना चाहिए, और सबसे कम हाइट यहाँ का है तो यहाँ का स्लोप सबसे कम होना चाहिए। मतलब जिधर का फोर्स कम होगा उधर का इंक्लाइंड लाइन बिल्कुल कम झुका हुआ होगा, कम स्लोप का होगा, फिर स्लोप हल्का बढ़ जाएगा, फिर स्लोप और हल्का बढ़ेगा, फिर स्लोप मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट बीएमडी। आई होप ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से लेक्चर को लास्ट तक देखो, अगर आप अब तक देख रहे हैं तो अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं मैं आगे चल के और भी अलग अलग लेक्चर्स लेके आऊं, अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आऊं, आपके साथ डिस्कशन करूं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो भी स्टडी करना चाहते हैं या जो स्टडी कर रहे हैं उनको ये इन्फॉर्म कर दो कि एक बार ये लेक्चर को देखें। बाकी उन पे डिपेंड करता है कि लेक्चर पसंद आ रहा है तो वो डेली आके देखेंगे, नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस आपको इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं उतना ही जल्दी जल्दी आपके लिए लेक्चर लेकर के आऊंगा। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल एबीएस एकेडमिया से जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे सर्च करो एबीएस एकेडमिया और उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी फेसबुक अगर आप चलाते हैं, फेसबुक पे एक्टिव है तो फेसबुक पे सर्च करो एबीएस एकेडमिया, आपको एक फेसबुक पेज मिलेगा, उस पेज को लाइक कर देना। तो यहां तक ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम पे।
और कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई दूंगा, या आप मुझसे कहीं से भी फेसबुक पे या टेलीग्राम पे भी मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई मेंस 2015 में 15 मार्क्स का पूछा गया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। बोल रहा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम AB of length 6 meter is hinged at A and B. It is subjected to a clockwise couple of 24 kilonewton meter at a distance of 2 meter from the left end A. Draw SFD and BMD. तो क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम का। डायग्राम नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, स्टेटमेंट दिया हुआ था। इस स्टेटमेंट को देखते हुए आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम AB ऑफ लेंथ 6 मीटर ड्रॉ कर देता हूँ, और इन A और B पॉइंट पे जो आपका सपोर्ट है वो हिंज सपोर्ट है। लेट दिस इज हिंज सपोर्ट, दिस इज पॉइंट नंबर A एंड दिस इज पॉइंट नंबर B। और बीम का जो टोटल लेंथ है वो है 6 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला है इट इज सब्जेक्टेड टू अ क्लॉकवाइज कपल ऑफ 24 किलोन्यूटन मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ए से लेफ्ट एंड, ए लेफ्ट एंड पे है और इस लेफ्ट एंड से 2 मीटर पे एक क्लॉकवाइज कपल है, और कपल का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 24 किलोन्यूटन मीटर। तो बताओ, मान लो ये को मैंने बोला पॉइंट नंबर C, तो A टू C ये जो डिस्टेंस है ये कितने का होगा, 2 मीटर का, और C से B ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितने मीटर का होगा, 4 मीटर का। मतलब ये पूरा आपका बीम है। अब बोला है इसका SFD और BMD ड्रॉ करना। आपको मालूम है कि इसका SFD BMD बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं इसको मेंस का क्वेश्चन मानता ही नहीं हूं, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स मिल रहा है। आपको क्या करना है, रिएक्शंस डिटरमाइन करने हैं, एसएफडी ड्रॉ करना है और बीएमडी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा RA प्लस RB इज इक्वल टू, RA क्या है, तो यहाँ का वर्टिकल रिएक्शन RA है और यहाँ का वर्टिकल रिएक्शन RB है, और RA प्लस RB कितना है, 0। 0 क्यों है, क्योंकि इस पे किसी भी प्रकार का पॉइंट लोड यूडीएल या यूवीएल नहीं है। अब बोलोगे कपल तो है, बट कपल इज अ मोमेंट, ये अपने आप में एक बेंडिंग कपल है, मतलब बेंडिंग मोमेंट है, और ये मोमेंट वाले इक्वेशन में जाता है। ये वर्टिकल रिएक्शन, ये वाला जो इक्वेशन है ये वर्टिकल इक्वेशन है, मतलब वर्टिकल फोर्सेस का इक्वेशन है, और वर्टिकल फोर्सेस के इक्वेशन में ना ही पॉइंट लोड है, ना ही यूडीएल है, ना ही यूवीएल है, तो मैंने उसको लिख दिया 0। और RA प्लस RB इस दोनों का समेशन कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। नाउ सेकंड इक्वेशन, टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट B इज इक्वल टू 0। मैं B पे मोमेंट लिखूंगा और 0 से इक्वेट कराऊंगा। ध्यान से समझना, यहां मोमेंट लिखने जा रहे हैं B पे। ये बताओ RA B पे कैसा मोमेंट लगा रहा है, क्या एक क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहा है, चेक करो तो। क्या RA B पे क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहा है, यस। और RA ऊपर जा रहा है तो मैं इसको प्लस में लिखूंगा, तो प्लस RA कितने डिस्टेंस पे, 6 डिस्टेंस पे, RA इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है, 6। अब क्योंकि RA क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहा है और ये भी क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों ही मोमेंट का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपने RA को क्या माना हुआ है, प्लस, तो इस कपल को भी क्या मानना पड़ेगा, प्लस ही मानना पड़ेगा, हम इसको माइनस नहीं मान सकते हैं। मतलब यहाँ पे आएगा प्लस का 24। और कपल में हम डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जैसे हम पॉइंट लोड यूडीएल यूवीएल के साथ डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, वो कपल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, और डायरेक्टली इट विल बी इक्वल टू 0। ये किसके बराबर हो गया, 0। नाउ सॉल्व, RA कितना होगा, RA इज -24/6, मतलब -4, और RB कितना होगा, इस इक्वेशन में पुट करना, तो RB विल बी -RA, मतलब माइनस ऑफ -4 मतलब 4।
तो RA -4 का मतलब क्या है कि ये RA वाला रिएक्शन है वो नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, और RB +4 का मतलब है ये वाला रिएक्शन जा रहा है अपवर्ड। तो दिस इज रिएक्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का रिएक्शन आपको मिल गया। तो चलो, जब रिएक्शन मिल गया तो मैं इस प्रॉब्लम का एसएफडी डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता हूं, आपको इसमें एसएफडी अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेट दिस इज जीरो लाइन, ये जीरो लाइन है, और मैंने बताया है एसएफडी लेफ्ट सपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बताओ, लेफ्ट एंड पे आरए जा रहा है नीचे, कितना जा रहा है -4, तो यहाँ से एसएफडी गया नीचे -4, एसएफडी इज -4। ए से बी तक कोई भी लोड नहीं है, किसी प्रकार का लोड नहीं है, तो एसएफडी विल बी कांस्टेंट, एसएफडी हो गया बी तक आपका कांस्टेंट, नेगेटिव शियर है ये। अब बताओ, आरबी है +4, पहले से है -4, आरबी जाएगा +4, मतलब ये कितना बचा 0, तो यहाँ से इसको ऊपर उठा देंगे 0 पे। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, ये आपका एसएफडी हो गया। तो क्या इसको मुझे एसएफडी को सॉल्व करके बताने की जरूरत है? नहीं है। आर ए के पहले फोर्स 0 होगा, बी के बाद फोर्स 0 होगा, ए के बाद अगर मैं सेक्शन यहां लूंगा तो -4 होगा, और बी के पहले अगर मैं सेक्शन यहां लूंगा तो -4 होगा। मतलब थ्रू आउट द बीम शियर फोर्स इज कांस्टेंट, और कितने के शियर फोर्स है? तो 4 किलो न्यूटन नेगेटिव शियर दे रहा है ये बीम आपका। बहुत ही सिंपल था। चलो चलते हैं बेंडिंग मोमेंट पे। अगर मैं इसके बेंडिंग मोमेंट को सॉल्व करूंगा तो यू नो कि बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड्स का कितना होता है? 0। बेंडिंग मोमेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम एट सपोर्ट या एट एंड इज 0। तो हमें मोमेंट कहाँ पे सॉल्व करना है? सी पे मोमेंट सॉल्व करना है। इसका मतलब मैं यहाँ बेंडिंग मोमेंट सी का सॉल्व करूंगा। अब एक बात बताओ, मैंने ये बताया हुआ है कि जब भी कपल, जहां पे भी कपल होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट हमें 2 बार सॉल्व करना होता है, क्योंकि कपल के कारण बेंडिंग मोमेंट में वर्टिकल चेंज आता है। वर्टिकल चेंज शो करने के लिए आपको 2 बार सॉल्व करना होगा। 2 बार कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक बार सी के पहले सॉल्व करेंगे और एक बार सी के बाद सॉल्व करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पॉइंट लोड पे हम शियर फोर्स 2 बार सॉल्व करते हैं, पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद। सिमिलरली कपल के लिए हम बेंडिंग मोमेंट 2 बार सॉल्व करते हैं, कपल के पहले, कपल के बाद। तो अगर मैं सी के पहले यहाँ पे मोमेंट सॉल्व करूं, ध्यान देना, मैं मोमेंट सी के पहले सॉल्व कर रहा हूं, सी के पहले सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं सी नेगेटिव लिख दे रहा हूं। चलो, तो बताओ सी के पहले मोमेंट कितना होगा? तो मैं बोल सकता हूं इस सेक्शन पे जो मोमेंट होगा वो आर ए इंटू 2 होगा। अरे देख के बताओ, क्या आर ए इंटू 2 लिख सकता हूं? आर ए इंटू 2, आर ए कितना है? -4, तो -4 इंटू 2 विल बी -8, -4 इंटू 2 विल बी -8। ना मोमेंट हमें कहां पे लिखना है? सी के बाद, सी के बाद। अब बताओ, सी के पहले यहां पे मोमेंट -8 है, और मैं अगर मोमेंट को इस सी के बाद यहां पे सॉल्व करूंगा, इस सेक्शन पे सॉल्व करूंगा, तो सी के पहले -8 है, और मैं इधर से इधर चल रहा हूं, किधर से? लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा हूं। यहाँ -8 है और ये क्लॉकवाइज कपल है, तो ये तो ऐड होगा ना इसमें। ये -8 है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज कपल, आ रहे एंटी क्लॉकवाइज कपल दे रहा था -8 का, और ये क्लॉकवाइज कपल दे रहा था। -8 + 4 कितना होगा? अरे -8 + 4 कितना होगा? जल्दी बताओ। सॉरी, -8 + 24 कितना होगा? इट इज +16, पॉजिटिव का 16। अच्छा, एक और बात बताओ, मैं इस सेक्शन पे मोमेंट सॉल्व कर रहा हूं, तो इस सेक्शन पे मैं इधर से भी तो मोमेंट सॉल्व कर सकता हूं ना? क्या मैं लिख सकता हूं आरबी इंटू 4? चेक करो, आरबी ऊपर जा रहा है प्लस आरबी इंटू 4, आरबी ऊपर जा रहा है प्लस आरबी इंटू 4, आरबी कितना है? +4, 4 इंटू 4 कितना होगा? +16। मतलब सी के बाद का मोमेंट मैं चाहूं तो इधर से भी सॉल्व कर सकता हूं या उधर से भी सॉल्व कर सकता हूं, और जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो किलो न्यूटन मीटर में आता है। यू नो, ये मिलता है हमें किलो न्यूटन मीटर में। तो चलिए, अब मैं बीएमडी ड्रॉ करूं, तो ये बेंडिंग मोमेंट का ये जीरो लाइन है, दिस इज जीरो लाइन फॉर बीएमडी। सी के पहले -8 है, मतलब ए से लेके सी के पहले तक यहाँ का मोमेंट कितना है? दिस इज -8। यहाँ पे एक वर्टिकल चेंज होगा कपल का, कितना? 24, तो -8 + 24 का वर्टिकल चेंज होगा, कितना मिलेगा?
यहां का मोमेंट मिलेगा आपको, दिस मोमेंट इज प्लस का 16, और फिर यहां से यहां क्या होगा, वर्टिकल चेंज, ये वर्टिकल चेंज हो गया, और फिर यहां से क्या होगा, लीनियर लाइन, और जाके 0 पे मिल जाएगा, इधर का फोर्स ईयर बेंडिंग मोमेंट मिला नेगेटिव, इधर का बेंडिंग मोमेंट मिला। एक बात बताओ, इतना ही काम करने के लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे थे, 15 मार्क्स। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। इसके पहले भी मैंने जो प्रॉब्लम्स करे वो बहुत सिंपल थे, और एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एसएफडी बीएमडी पूछा, ये भी बहुत सिंपल है। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम तो ऑब्जेक्टिव का है, लेकिन इसको मेंस में इसने 15 मार्क्स का पूछा हुआ है। करना क्या था, रिएक्शन फाइंड आउट करना था। आपको ऑब्जेक्टिव का इतना प्रिपरेशन करे हो यार, ऑब्जेक्टिव क्लियर करके मेंस में पहुंचो। जब एक कपल होगा तो आर ए आर बी क्या होगा, m/l, याद है, m/l, तो कपल का डिवाइडेड बाई लेंथ, m/l मतलब 24/6, इस 4 एक होगा माइनस में, एक होगा प्लस में। ये आपको सॉल्व करना होगा कि रिएक्शन कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। जैसे रिएक्शन मिला मतलब एसएफडी जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, एसएफडी आपका रेक्टेंगुलर आएगा, या तो शियर फोर्स माइनस में आएगा या शियर फोर्स प्लस में आएगा। एसएफडी कंप्लीट। बीएमडी पे चल लो, मोमेंट एंड का होता है 0, तो मोमेंट जहां पे कपल है वहां पे 2 बार सॉल्व करना है, कपल के पहले कपल के बाद। अगर इधर सॉल्व करना है तो ए साइड से सॉल्व कर लेना, अगर उधर सॉल्व करना है तो बी साइड से सॉल्व कर लेना, तो बहुत सिंपल हो जाता। इधर सॉल्व करना है तो आर ए इंटू 2, उधर सॉल्व करना है तो आर बी इंटू 4 आ जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 0 0 -8 16, सबको ज्वाइन करा दो, एक बीएमडी बन के तैयार हो गया। तो बताओ, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एसएफडी बीएमडी का प्रैक्टिस करके जाओ और फुल 15 मार्क्स गेन कर लो अपने मेंस में, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम पे और देखते हैं उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए, ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है, इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि 2016 के बाद 2 पेपर्स हुए हैं मैकेनिकल में, एसएससी जेईई मेंस में, 2017 और 2018 का पेपर, 19 वाला पेपर अभी नहीं हुआ है। तो 17-18 के पेपर में आपको एसएफडी बीएमडी नहीं पूछा हुआ है, तो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो एसएससी जेईई मेंस में आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2016 के पेपर में 15 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन को एक बार आप देख सकते हो, आप खुद से चाहो तो थोड़े समय लेकर के वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज योर प्रॉब्लम, देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। एक कैंटिलीवर बीम है, उस पे यूडीएल और पॉइंट लोड का एक कॉम्बिनेशन है। अब बोला है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या करते हैं, चलो इसको हम एक नेमिंग देते हैं, नेम करेक्ट कर देते हैं कि फिक्स्ड एंड का पॉइंट का नाम है पॉइंट नंबर ए और फ्री एंड का पॉइंट नंबर बी, ए एंड बी, ठीक है। अब बताओ टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है, तो एक यूडीएल है और एक पॉइंट लोड है। तो यूडीएल को कैलकुलेट करो, 2 × 2 4 किलो न्यूटन का यूडीएल हो गया और 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड हो गया, मतलब टोटल लोड हो गया 7 किलो न्यूटन। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो फिक्स्ड एंड पे जो रिएक्शन आर ए होगा वो आर ए कितने का होगा, 7 किलो न्यूटन का होगा। दिस आर ए विल बी 7 किलो न्यूटन, और आर ए का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि लोड किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। हो गया ये। अब आगे आ जाओ शियर फोर्स कैलकुलेशन पे। एक बात बताओ, मैं शियर फोर्स का कैलकुलेशन कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। अगर मुझे डायग्राम डायरेक्टली ड्रॉ करना है तो मैं डायरेक्टली भी डायग्राम ड्रॉ कर पाऊंगा, और अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मार्क्स आपको डायग्राम पे होता है, अपने अगर आपने डायग्राम परफेक्ट ड्रॉ कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आपके कैलकुलेशन को कोई चेक नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो तो गो फॉर इट, अदरवाइज आप कैलकुलेशन चाहो तो कर सकते हैं। एक बात बताओ, ए पे पॉइंट लोड है ना, तो ए के पहले शियर फोर्स कितना होगा, 0। ए के पहले कितना शियर फोर्स होगा, 0, मतलब यहाँ पे शियर फोर्स कितना होगा, 0, पहले से मालूम है हमें। अब हमें सॉल्व करना है शियर फोर्स ए के बाद, मतलब मैंने सेक्शन ए के बाद लेना है, यहाँ पे सेक्शन ले लिया। सेक्शन के लेफ्ट देखो, उस साइड देखो क्या है, आर ए, मतलब मैं बोलूंगा शियर फोर्स ए के बाद क्या है, आर ए, और वो है कितना, +7 किलो न्यूटन का। मतलब मैं बोल सकता हूं यहां से आर ए 7 किलो न्यूटन ऊपर जाएगा,
ये तो मैं ऐसे भी जा सकता था, लिखने की जरूरत क्या थी, डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ कर सकते थे। क्लियर। अब देखो बीच में कोई पॉइंट नहीं है तो हमें कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फ्री एंड पे पहुंच जाएंगे। और फ्री एंड में बी है, बी पे पॉइंट लोड है, मतलब बी के पहले सॉल्व करना है। तो एक सेक्शन ले लिया बी के पहले। एक बात बताओ, सेक्शन बी के पहले लिया है तो बी के पहले शियर फोर्स कितना होगा, तो इस सेक्शन के लेफ्ट के सारे फोर्सेस को ऐड कर दो। तो लेफ्ट में कितना फोर्स है, आर ए है +7, यूडीएल है -2 × 2। तो बताओ आर ए है +7 और यूडीएल है -2 × 2, तो कितना बचा, +3 बचा। मतलब हम इस 7 किलो न्यूटन से +3 किलो न्यूटन तक लीनियरली वेरी करते हुए पहुंच जाएंगे। ये हो गया 3 किलो न्यूटन, और बीच में वेरिएशन कैसा है, लीनियर, क्योंकि यूडीएल की कंडीशन में एसएफडी लीनियर बनता है। अब जैसे ही देखो, अब जैसे ही मैं बी के ऊपर देख रहा हूं तो 3 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लोड है, तो वो 3 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लोड क्या कर देगा, इसको 0 पे ज्वाइन करा देगा। तो दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। और शियर फोर्स डायग्राम कैसा मिला, पॉजिटिव शियर मिला, ट्रेपेजॉइडल शियर मिला। ए का शियर फोर्स 7 है, बी का शियर फोर्स 3 है, और ये ए से बी तक एसएफडी का जो वेरिएशन है वो लीनियर है। आई होप कैलकुलेशन और डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल गो फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलो देखो, अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यू नो बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर बीम के कंडीशन में फ्री एंड का कितना होता है, 0। तो बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर बीम के कंडीशन में फ्री एंड का मोमेंट क्या होता है, 0। तो बी का मोमेंट हो गया 0। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट ए पे मोमेंट सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, इसके पहले जो दो प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर लिए, अगर उसको सॉल्व कर लिए ये तो तुम उड़ा दोगे ऐसे ही। क्या है प्रॉब्लम ए पे, -3 × 2, पहले पॉइंट लोड का मोमेंट लिखोगे ना, तो पॉइंट लोड इज -3 × 2, पॉइंट लोड का मोमेंट हो गया। अब यूडीएल का मोमेंट -2 × 2 × 2 का हाफ विल बी 1, तो -2 × 2 × 2 का हाफ विल बी 1। सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कर लो। कितना हो गया, 3 × 2 -6 और 2 × 2 -4, विच इज -10 किलो न्यूटन मीटर। जो मोमेंट है वो किलो न्यूटन मीटर में आएगा। डायग्राम को पहले ड्रॉ करेंगे, तो डायग्राम ड्रॉ करने से पहले पॉइंट्स को लोकेट कर लेंगे। फ्री एंड का मोमेंट 0 है, फिक्स्ड एंड का मोमेंट -10 है। आपको मालूम है कि जहां पे एंड फिक्स्ड होता है वहां का बेंडिंग मोमेंट वर्टिकल चेंज होता है, जहां पे फिक्स्ड एंड है वहां पे वर्टिकल एंड से क्लोज कर देंगे। अब बस प्रॉब्लम है कि यहां से यहां ज्वाइन करना है। माय क्वेश्चन इज कि पैराबोला अंदर वाला होगा या बाहर वाला होगा। तो जो भी मेरे थ्योरी लेक्चर्स को अटेंड किए हुए हैं वो जानते हैं इस बात को कि जब शियर फोर्स का हाइट ए से बी पे घटता जाएगा, देखो फोर्स का हाइट घटता जा रहा है कि नहीं जा रहा, फोर्स का हाइट ए से बी तक घट रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी घटना चाहिए। और घटता हुआ स्लोप देखने में ऐसा होता है, मतलब इनवर्ड होता है, तो बोलेंगे दिस इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और मेंशन करोगे कि ये जो तुमने कर्व ड्रॉ करा है वो 2 डिग्री का कर्व है, मतलब पैराबोलिक कर्व है। और पैराबोलिक कर्व डिक्रीजिंग कर्व है, कहां से कहां तक, फिक्स्ड से फ्री तक। क्यों डिक्रीजिंग कर्व है, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स इज डिक्रीजिंग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना मैक्सिमम कितना टाइम लगाते हैं। बहुत ज्यादा भी लगाएंगे तो 5 से 7 मिनट लगाएंगे, अब बहुत ही ज्यादा स्लो हो तो 10 मिनट लगा लोगे यार। अदरवाइज अगर जिनको प्रैक्टिस है ना वो इस प्रॉब्लम को 2 मिनट में सॉल्व करेगा, रिएक्शन लिखेगा, डायग्राम ड्रॉ करेगा, बीएमडी का लास्ट वाला इक्वेशन सॉल्व करेगा, डायग्राम ड्रॉ करेगा, क्वेश्चन कंप्लीट, प्रॉब्लम कंप्लीट। इसको सॉल्व करने में कुछ भी देर नहीं है। तो आप देख सकते हो मैंने ये जो 5 प्रॉब्लम कराए हैं, इन पांचों प्रॉब्लम्स का लेवल बहुत ही सिंपल था। केवल फर्स्ट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था क्योंकि वो 2007 का क्वेश्चन था। तो 12 के बाद जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, क्वेश्चन का लेवल देखो बहुत सिंपल है, आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। 2007 का एक प्रॉब्लम टफ प्रॉब्लम है। तो आई होप ये सारे प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आई होप ये सारे प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो,
अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दो, और मैं आगे आने वाले टाइम पे डेली कोशिश करूंगा कि आपके लिए अलग अलग टॉपिक से एक वीडियोस लेकर के आऊं, जो आपको इस टाइम पे घर बैठे प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और एबीएस एकेडमिया के चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फेसबुक पेज पे लाइक करोगे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, ताकि मैं आगे कोई भी नोट्स या वीडियोस अगर आपसे मुझे शेयर करने हो तो मैं डायरेक्टली पेज के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग दिस चैनल।